नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा प्रस्तुत की जाती है। तो प्रश्न है, एक परीक्षण में शब्दों के युग्म जैसे फादर, डॉटर दिए गए और प्रयोज्य को उससे मिलते जुलते ऐसे शब्दों को यथासंभव युग्मों की सूची बनाने को कहा गया जिनमें कोई पारस्परिक संबंध हो। गिलफोर्ड द्वारा दी गई योग्यताओं में से यह किस योग्यता को मानता है? ठीक है, अब यहाँ बात की जा रही है कि किसी भी परीक्षण में प्रयोज्य को फादर और डॉटर दो ऐसे शब्द दिए गए और कहा गया कि इससे मिलते जुलते इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे ही युग्मों को बनाना है। फिर पूछा जा रहा है कि गिलफोर्ड द्वारा दी गई योग्यताओं, आप जानते हैं कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने एक विशेष योग्यता की बात की थी, डाइवर्जेंट। तो यहां पर आप देखेंगे कि फादर और डॉटर, चूंकि एक रिलेशन की बात की जा रही है, एक संबंध की बात की जा रही है, साथ ही साथ एक मीनिंगफुल संबंध की बात की जा रही है और इससे मिलते जुलते शब्दों को ढूंढना है, यानी कि आपको सर्च करना है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक तरह से उदाहरण होगा। तो आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में दिया हुआ सांकेतिक संबंधों के अपसारी उत्पाद, वहीं सेकंड दिया हुआ है अर्थगत संबंधों के अपसारी उत्पाद, सांकेतिक संबंधों के अपसारी उत्पाद और अर्थगत तंत्र के अपसारी उत्पाद। आप ध्यान देंगे सांकेतिक की बात यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि ये अर्थगत हैं, फादर और डॉटर। आप देखते हैं इसका एक निश्चित अर्थ होता है, तो और इसमें अर्थगत संबंधों के अपसारी उत्पाद आपको मिलेगा सेकंड में, यानी कि यह एक तरह से डाइवर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ सेमेंटिक रिलेशनशिप की बात की जा रही है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न की बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। फर्स्ट में गोचर दिया हुआ है, उसके संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। आप देखेंगे विचार, संप्रत्यय, प्रारूप और कोटिकरण, संवर्गीकरण दिया हुआ है। तो अगर हम थॉट की बात करें, विचार की बात करें, तो आप जाहिर सी बात है ये क्या होती है, अगर आप देखें विवरण में तो मन की एक भाषा होती है। विचार क्या है? मन की एक भाषा होती है। हम अपने मन में ही ऐसी चीजों को गढ़ते हैं या ऐसी चीजों का मंथन करते हैं। तो एक तरह से यह क्या होती है? मन की विचार होती है। तो आप अवश्य ही विचार को सीधे सीधे मिलाएंगे मन। वहीं कॉन्सेप्ट की बात करें, आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटनाओं की जो विशेषताएं होती हैं उनके समुच्चय से कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे इसको मिलाएंगे, कॉन्सेप्ट को समूचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। आप संप्रत्यय को मिलाएंगे समूचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि समूचे जो वर्ग हैं उसमें कोई न कोई ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर वह निश्चित कॉन्सेप्ट निर्मित करता है। वही आप प्रोटोटाइप की बात करें, प्रारूप की बात करें, तो आप इसको मिलाएंगे गुण जो संप्रत्यय का सर्वोत्तम दृष्टांत होता है, यानी कि एक ऐसा गुण जो किसी एक वर्ग में उसको रखने के लिए जाना जाता है, तो उसे प्रोटोटाइप कहा जाता है। तो आप मिलाएंगे आर को फर्स्ट से। वहीं अब लास्ट बचता है क्या? कैटेगराइजेशन बचता है, कोटिकरण या संवर्गीकरण। किस तरह से हम किसी चीज का वर्गीकरण करते हैं? किसी वस्तु को किसी संप्रत्यय या वर्ग से संबद्ध करने के लिए, यानी किसी एक निश्चित विशेषता के आधार पर हम जब वस्तुओं या उद्दीपकों को निश्चित वर्ग में वर्गीकृत करते हैं तो वह एक तरह का कैटेगराइजेशन होता है। तो आप अवश्य ही यस को किससे मिलाएंगे? सेकंड से। अब आप कूट के आधार पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन मिल रहा है 3, 4, 1 और 2, और वो कहां मिल रहा है? आपको मिल रहा है बी में, और आपका ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से गोचर दिया हुआ और उनकी अवस्थाएं दी हुई। आप देखेंगे कि गोचर में दिया हुआ हानिकारक घटनाओं से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पूर्व होने वाली घटनाओं की स्मृति की क्षति, यानी कि यह एक तरह से एमनेसिया की बात की जा रही है, स्मृति क्षत की बात की जा रही है।
तो अवश्य ही चूंकि यह पूर्व की बात की जा रही है तो यह क्या होगा, रेट्रोग्रेड एमनेसिया होगा। तो आप अवश्य ही इसको किससे मिलाएंगे, अभिघात पूर्व स्मृति, अभिघात पूर्व, यहां पर देख रहे हैं ना आप, अभिघात पूर्व स्मृति, तो आप क्यू को मिलाएंगे किससे, सेकंड से। वहीं आप क्यू देखें तो हानिकारक घटनाओं के घटित होने के पश्चात की स्मृति की स्मृति क्षति यानी कि एमनेसिया, ऐसी एमनेसिया की बात की जा रही है जो किसी घटना के घटित होने के बाद की, यानी कि एंट्रोग्रेड की बात की जा रही है, एंट्रोग्रेड एमनेसिया की बात यहां पर की जा रही है, जो कि आप देखेंगे आघातोत्तर स्मृति भ्रंश की बात की जा रही है यहां पे। तो आप अवश्य ही घटना के बाद की स्मृति की बात की जा रही है, तो आप क्यू को सीधे सीधे मिलाएंगे 3 से। वहीं हम बात करें कि स्मृति की ऐसी सूचना जिसे हम स्मरण करने का प्रयास नहीं करते और जो उससे संबंधित सूचना ढूंढे जाने से अवरुद्ध होती है। आप ध्यान देते हैं कि जब हम किसी चीज का स्मरण करते हैं तो उसके साथ ही साथ जिन चीजों का हम स्मरण नहीं करते हैं उसके लिए एक तरह से अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरुद्धता उत्पन्न करते हैं, उसे आप कहते हैं रेट्रीवल इनहिबिशन। क्या होता है, उसका जो शब्द होता है रेट्रीवल इनहिबिशन, जिसे आप हिंदी में यहां मिलेगा आपको प्रतिनयन प्रतिरोध। तो आप आर को मिलाएंगे 4 से। वहीं आपको लास्ट एक ऑप्शन बचता है कि वे मानसिक क्रियाएं जो एकदम हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और हमारे निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हमारे अचेतन मस्तिष्क में होती हैं जो हमारे व्यवहार को हमेशा प्रभावित करती हैं, जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। तो अवश्य ही आप मिलाएंगे इसको मानसिक संदूषण को, कि यानी कि इसका होगा 4। अगर आप इस आधार पर ऑप्शन में कूट में देखें तो आपको मिलेगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 आपको मिलता है 4 में और आपका ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न की बात करें, कीमोथेरेपी उपचार के लिए डॉक्टर के पास कई बार जा चुकने के पश्चात अनीता को लगता है कि वेटिंग हॉल में बैठते ही विभत्स होने लगती है। यानी कि वेटिंग हॉल में जो ही बैठती है वो विभत्स होने लगती है। क्लासकी अनुबंधन के अनुसार अनीता में विभत्सता का भाव कीमोथेरेपी की अनुपस्थिति में है। यानी कि चूंकि कीमोथेरेपी तो अभी दी नहीं जा रही है, तो आपको अगर याद होगा कि पावलाव के क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर हम बात करें तो आपके पास CS यानी कि घंटी थी और फिर दिया जाता था UCS यानी कि भोजन। तब क्या होता था, लार स्राव होता था। तो क्या होता था, जब उसको हम UR कहते थे तो ये कंडीशनिंग की अवस्था होती। वहीं हम बात करें कि ये जब अनीता चूंकि कई बार वहां कीमोथेरेपी के लिए जा चुकी है, तो जब वे वेटिंग हॉल में बैठती है, यानी कि एक तरह से ऐसी स्थिति की जो उसको आभास करता है कि अब उसे क्या कीमोथेरेपी दी जाएगी, तो अवश्य ही जो CS है यानी कि CS यानी कि कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से ही उसको क्या होने लगता है कि जो कीमोथेरेपी वहां पे वेटिंग हॉल में बैठने पर, यानी कि वेटिंग हॉल में बैठने पर ही उसे अनुभव होने लगता है कि कीमोथेरेपी से जो विभत्सता उत्पन्न होती है उसका भाव उसे पहले ही उत्पन्न होने लगता है। इसलिए अब जो उसका भाव उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कहेंगे आप, UR यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे आप। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा एक अनुबंधित प्रत्युत्तर यानी कि एक कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन है डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्षात्मक सामूहिकरण के नियम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक सामूहिकरण के नियम में सम्मिलित नहीं है। आप जानते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियम हैं जो गेस्टाल्ट वादियों ने दिए, उस नियम की चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इन नियमों में आप देखें तो सामूहिकरण समीपता का नियम है, क्लोजर्स का नियम आपको मिलेगा। वहीं आप देखेंगे कि आपको निरंतरता का भी नियम मिलेगा और आपको चित्र और पृष्ठभूमि या समान प्रारब्ध का नियम। ये 2 ऑप्शन प्रत्यक्षिक समूहीकरण के नियम में नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट और
थर्ड कहां मिल रहा है? डी में मिल रहा है और आपका ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे नर्व्स होती हैं अलग अलग स्थान से अलग अलग तंत्रिकाओं के जोड़े निकलते हैं, उसी से बना हुआ प्रश्न है। तो आप 31 चूंकि जानते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड्स होता है, स्पाइनल नर्व्स होती है, वो 31 होती है रीढ़ तंत्रिकाएं। तो आप इसको मिलाएंगे 4 से। वहीं आप 7 जो निकलता है वो निकलता है ग्रेव्स को, यानी कि सर्वाइकल से निकलता है। सर्वाइकल यानी कि जो गर्दन होता है, गर्दन से कुल 7 नर्व्स निकलती है। तो आप इसको मिलाएंगे थर्ड से। वहीं जब हम 12 की बात करते हैं कि 12 कहां से निकलता है, तो वो निकलता है हमारे कपालीय तंत्रिकाओं से, यानी कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वे कुल 12 होती हैं। तो आप आर को मिलाएंगे किससे? 12 से। और जो प्रमस्तिष्कीय प्रखंड होता है, यानी कि लोब्स ऑफ सेरिब्रम होता है, वहां से कुल 4 निकलती है। तो इस आधार पर आप देखें तो आपको ऑप्शन में जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4, 3, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। असमतुल्य नियंत्रण समूह, असमतुल्य नियंत्रण समूह की बात की जा रही है। नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप की बात की जा रही है। अध्ययनों की अपेक्षा अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययनों में प्रायः सामने आते हैं। क्या कहा जा रहा है? असमतुल्य नियंत्रण समूह प्रयोगात्मक अध्ययनों की अपेक्षा अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययनों में प्रायः सामने आते हैं। यानी कि जो असमतुल्य नियंत्रण समूह होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में न आकर क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ज्यादा देखे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यह ऑप्शन सही है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा क्राइटेरिया नहीं रहता है। और वहीं आर क्या कह रहा है कि प्रयोगात्मक अध्ययनों की अपेक्षा अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययनों में गौण प्रसरण कम प्रभावी ढंग से नियंत्रण होते हैं। देखिए ये भी बात सही की जा रही है कि जो गौण प्रसरण होता है, यानी कि जो वेरिएंस होता है, वो कम नियंत्रण होता है किसमें? अर्ध प्रयोगात्मक अध्ययनों में प्रयोगात्मक अध्ययनों की अपेक्षा। तो ये ऑप्शन तो दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। लेकिन जहां पर यहां बात की जा रही है कि जो समूह है असमतुल्य नियंत्रण समूह प्रयोगात्मक अध्ययनों की अपेक्षा अधिक अर्ध प्रयोगात्मक यूज किया जाता है, इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है तर्क। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न की बात करें। आत्मदृढ़ता सिद्धांत यानी कि अभिप्रेरणा का मानवीय दृष्टिकोण निम्नलिखित किन आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है? आत्मदृढ़ता सिद्धांत की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिलेगा कि स्वायत्तता, समर्थता, सम्मान, आत्मसिद्धि और संबद्धता। तो इसमें आप देखेंगे कि आत्मसिद्धि और संबद्धता, आत्मसिद्धि और सम्मान को छोड़कर स्वायत्तता, समर्थता तथा संबद्धता 1, 2 और 5 ये 3 ऐसे केंद्र बिंदु हैं आत्मदृढ़ता सिद्धांत के। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखें तो स्वमानक परीक्षण क्या है? स्वमानक परीक्षण क्या है? तो आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। किसी वैयक्तिक परीक्षण के लिए जब कुछ उपमापनियों के उच्च प्राप्तांक हो तो अन्य उपमापनियों में उनके प्राप्तांक निम्न होते हैं। एक परीक्षण जो एक से या एक से अधिक स्वायत्तता को स्पष्ट योग्यता को के स्पष्टता परिभाषित लेकिन सापेक्षतः विषम जातीय तत्वों का मापन करती है, तो ये हो नहीं सकता है। इसका जो ऑप्शन सही हो रहा है, एक ऐसा परीक्षण जिसमें उपमापनियों का औसत सभी परीक्षार्थियों के लिए समान होता है, उसे स्व मानक परीक्षण कहा जाता है। यानी कि जो ऑप्शन सही होगा वह सी सही होगा। अगले प्रश्न उस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित में से आत्म संप्रत्यय के संबंध में कौन सा कथन सही है? सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि रोजर्स ने अपने सिद्धांत में सेल्फ कॉन्सेप्ट की विस्तृत चर्चा की है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि हम अपने बारे में क्या धारणा रखते हैं। तो आप ऑप्शन देखें, आपको ऑप्शन में 4 दिया हुआ है कि आत्म संप्रत्यय में केवल वही प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित नहीं
है कि व्यक्ति कैसा है, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि वह कैसा बनना चाहता है। सही बात है, कैसा होना चाहता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आइडियल कॉन्सेप्ट, हर व्यक्ति क्या है ये भी जानना चाहता है और वो कैसा बनना चाहता है ये भी सम्मिलित होता है कॉन्सेप्ट में। तो जाहिर सी बात है ये सही है। वही आत्म संप्रत्यय सामान्य नियमों और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान द्वारा स्थापित प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत का अनुकरण करता है। जाहिर सी बात है, आप प्रत्यक्षीकरण करते हैं चीजों का, चाहे वो अपने सेल्फ के अंदर का करते हो या बाह्य का करते हो, दोनों के सामंजस्य ही आत्म संप्रत्यय का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन सही होगा। वहीं हम बात करें आत्म संप्रत्यय स्व संबंधी प्रत्यक्षीकरण के एक संगठित समनुगत और एकीकृत ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वह क्या होता है, एक संगठित समनुगम और एकीकृत ढांचा होता है। किसके बारे में, अपने बारे में। तो यह भी सही है। वहीं अगला देखें, आत्म संप्रत्यय का विकास क्रांतिक अवस्थाओं की एक विशिष्ट समय सारणी का अनुसरण करती है। जाहिर सी बात है ये देखिए गलत होगा, क्योंकि क्रांतिक जो अवस्था होती है वो एक निश्चित समय के लिए होती है और वो निश्चित समय सारणी का अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो जीवन भर चलता रहता है। जीवन भर व्यक्ति अपने बारे में एक निश्चित चीजों को बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है। क्योंकि जब आप एक आइडियल कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं तो आपका जो आइडियल कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा बदलता भी रह सकता है। आप जब एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो अवश्य ही आप उससे ऊपर वाले लक्ष्य में अपने आप को पाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा 1, 2 और 3 वह आपको कहां मिल रहा है, डी में मिल रहा है, और आपका ऑप्शन सही होगा डी। आई होप आपको इन सभी प्रश्नों पर व्याख्यात्मक पर चर्चा मिली होगी, जो अवश्य ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में लाभकर सिद्ध होगी। तो ऐसे ही व्याख्यात्मक परिचर्चा से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इन व्याख्यात्मक परिचर्चा खासकर मनोविज्ञान में, जहां की व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र की हिंदी में खासकर किताबें उपलब्ध नहीं रहती हैं, तो आपको बहुत ही लाभकर सिद्ध होगी। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।